Welcome friends. Today we'll discuss one of the important topic and one which is always in current affairs. It is GNCTD 2023. क्या ही है? It's regarding Delhi. क्या क्या देखेंगे इसमें? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये कहना था कि सर ये दिल्ली का बिल क्या है, इसके बारे में बार बार चर्चा आती है। पिछले 7-8 साल में दिल्ली और सेंट्रल गवर्नमेंट या दिल्ली की सरकार जो केजरीवाल जी की सरकार है और सेंट्रल गवर्नमेंट इनके बीच में टकराव होता है, या फिर एलजी वर्सेस सीएम ऐसे इश्यूज देखे जाते हैं। तो एग्जैक्टली है क्या मैटर, इसलिए आज का ये वीडियो है। बट इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग जस्ट करंट अफेयर्स, लेट अस गो बैक इन द डिटेल इन द हिस्ट्री। उससे क्या होगा, आपको एग्जैक्टली आंसर लिखने में ज्यादा मदद हो जाएगी। क्वेश्चंस प्रीलिम्स, मेंस एज वेल एज इंटरव्यू, तीनों जगह इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियो। दिल्ली पहले क्या था, लिसन केयरफुली। दिल्ली कैपिटल ब्रिटिश गवर्नमेंट का नहीं था, मुगल इसमें था लेकिन ब्रिटिश में नहीं था। ब्रिटिश में कौन सा था? ऑब्वियसली बंगाल। बट 1911 में ये डिसाइड कर दिया कि इसको क्या करेंगे, आप कैपिटल करेंगे। क्यों किया ब्रिटिश ने डिसाइड? बिकॉज ऑफ सिपाही म्यूटिनी 1857 एंड 1905। ये कुछ रीजन थे, कुछ और भी थे। बट 1911 तक दिल्ली किसका पार्ट था? पंजाब प्रोविंस का। तब उस वक्त भी इश्यू होते थे कि दिल्ली गवर्न कौन करेगा। मतलब आज का ही झगड़ा नहीं है, झगड़ा उस वक्त भी होता था। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कुछ तो चर्चा हुई रहेगी। यस, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इसमें 2 कमिटीज थे। एक कमिटी खास थी पट्टाभाई सीतारामैया की, जो स्पेशल कमिटी थी, और दूसरी ऑब्वियसली बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। सर फिर इन्होंने क्या कमेटी ने डिसाइड किया? लिसन, पट्टाभाई सीतारामैया की जो कमेटी थी उनका मानना था कि दिल्ली को अपनी एक इलेक्टेड सरकार होनी चाहिए। इलेक्टेड सरकार मतलब वहां पे एक लेजिस्लेचर होगा, जिसे नॉर्मली हम विधानसभा कहते हैं। तो वहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर होंगे, ऑब्वियसली एलजी भी होंगे वहां पे। मतलब दिल्ली पे एक इलेक्टेड सरकार रहेगी। बट ये आइडिया बहुत सारे नेताओं को पसंद नहीं आया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, डॉक्टर अंबेडकर भी थे। सो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो निकालना ही था। तो जिम्मेदारी आ गई ऑब्वियसली डॉक्टर अंबेडकर जी के ऊपर। सो डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग बुलाया ड्राफ्टिंग कमेटी का। ड्राफ्टिंग कमेटी का मीटिंग था, लिसन केयरफुली। बट यहाँ पे नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको भी स्पेशल इनवाइट किया गया था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मीटिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके निवास स्थान पे हुई थी, मतलब घर पे हुई थी। यहाँ पे कुछ डिसीजंस हो गए, बट डिसीजन लेने से पहले डॉक्टर अंबेडकर जी ने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया लेट अस कंपेयर कि दुनिया में बाकी जगह क्या होता है। तो उस कंपैरिजन के बाद पता चला कि जो देश का कैपिटल होता है उसके लिए कुछ अलग प्रोविजन होती है, उसके लिए कुछ अलग इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं, मतलब अच्छी तरीके से उसे एडमिनिस्टर कर सकते हैं वहां के लिए, चाहे वो वॉशिंगटन हो या ऑस्ट्रेलिया का हो या फिर किसी और कंट्री का। सो इन्होंने भी सोचा अगर बाकी जगह पे ऐसा है तो हमारे यहाँ पे अलग क्यों। एंड दैट्स रीजन उन्होंने क्या सोचा, यहाँ पे भी कौन होना चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेड दिल्ली सरकार। एक टाइम पे तो जवाहरलाल नेहरू ने खुद कहा था कि दिल्ली की अगर 3/4 लैंड, लिसन केयरफुली, 3/4 लैंड अगर सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो है, तो दिल्ली पे रूल किसका होना चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट का ही। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर ऐसा क्यों? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, एक से बढ़कर एक सब बड़ा नेता थे। तो वो ऐसा क्यों सोचते थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में होना चाहिए, ना कि वहां पे इलेक्टेड सरकार? लिसन, कोई भी इलेक्टेड सरकार के विरोध में नहीं था। बट बट लिसन केयरफुली, दिल्ली इज अ कैपिटल, और दिल्ली कोई स्टेट का कैपिटल नहीं, पूरे देश का कैपिटल है। और देश का कैपिटल है मतलब यहाँ पे कौन कौन रहेंगे? यहाँ पे प्रेसिडेंट रहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट है, सुप्रीम कोर्ट, कैट, सीसी। इतना ही नहीं, बहुत सारे जो एम्बेसीज है वो कहाँ पे है? दिल्ली में ही है उनके ऑफिस। बहुत सारे हेड ऑफ द स्टेट्स जो होते हैं वो कहाँ आते हैं? दिल्ली आते हैं। दैट इटसेल्फ मींस कैपिटल का एक अलग सिग्निफिकेंस होता है, और सेंटर की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसे गवर्न करने में। सो जब भी ये निर्णय लिया तो उन्होंने काफी सोच समझ के ही किया था कि दिल्ली किससे एडमिनिस्टर होना चाहिए? सेंटर से। आई होप क्लियर हुआ है सबको। बट हम बातें बहुत बार करते हैं लेकिन डेस्टिनी कभी कुछ और ही होते हैं। वही दिल्ली के साथ भी हुआ कि 1952 में उल्टा दिल्ली में चौधरी ब्रह्म प्रकाश के अंडर पहले चीफ मिनिस्टर आ गए। मतलब चाहते थे सेंटर के थ्रू, बट आ गए सीएम, मतलब असेंबली आ गई। बट जैसे ऑलरेडी कहा था, क्लैश होना शुरू हो गया। बिटवीन हुम? सीएम और
जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, दोनों के बीच में क्लैश हो गया और कुछ ही दिन के बाद उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। और उसी वक्त एक और कमेटी अपॉइंट की गई थी, कमीशन, दैट इज स्टेट रिजर्वेशन कमीशन 1953। उन्होंने ये दिल्ली का इशू स्टडी किया और स्टडी करने के बाद उन्हें पता चला कि दिल्ली में जो ड्यूअल कंट्रोल है, मतलब सेंटर का भी और स्टेट का भी, बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ डिटोरिएशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैंडर्ड्स, मतलब दोनों का कंट्रोल है और बीच में क्या हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैंडर्ड जो है वो डिटेरिएट होते जा रहे हैं। इसलिए कमीशन ने सजेस्ट किया विधानसभा या असेंबली के बेटर, इससे यहाँ पे क्या करो, ऑटोनॉमस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। आई होप बदलाव दिख गया। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर फिर आज तो हम सरकार देख रहे हैं। हाँ देख रहे हैं भाई, क्योंकि बीच में 20-30 साल बहुत सारे लोगों ने आंदोलन किए और बहुत सारे लोगों का कहना था कि दिल्ली को भी अपनी एक इलेक्टेड सरकार होनी चाहिए। तो फाइनली सरकार ने 1987 में एक कमेटी अपॉइंट कर दी जस्टिस सरकारिया के अंडर। बट जस्टिस सरकारिया जो थे वो रिटायर हो गए, मतलब उनका प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो थे वहां पे वो चेयरमैन बन गए। सो ऑब्वियसली यहाँ से उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। तो कमेटी के जो दूसरे मेंबर थे बाल कृष्णन, वो बन गए चेयरमैन। और इसी कमेटी ने रिकमेंड किया कि यस, दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटहुड का स्टेटस देना चाहिए, मतलब एक स्पेशल स्टेटस देते। और उसी के अनुसार, लिसन केयरफुली, नया आर्टिकल इंसर्ट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज आर्टिकल 239 कैपिटल ए। और इसके लिए क्या किया, ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया 1991। मैं रिपीट कर रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गया 69, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991, और आर्टिकल 239 कैपिटल ए इंसर्ट किया गया। ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब इतना सारा मत पढ़ो, मैं सिंपल इसमें बता देता हूँ। अब डिसाइड क्या हुआ कि दिल्ली के लिए एक असेंबली होगी। सो ऑब्वियसली असेंबली मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी रहेंगे। यस, लिसन केयरफुली, मतलब क्या होगा, यहाँ पे एलजी साहब होंगे। एलजी साहब को एडवाइस देने के लिए कौन होंगे, सीएम होंगे। ऑब्वियसली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होगा, मतलब जैसे स्टेट में होता है वैसे ही एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, हेडेड बाय सीएम टू एड एंड एडवाइस लेफ्टिनेंट गवर्नर। और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर की अपॉइंटमेंट कौन करेंगे, ऑब्वियसली सेंटर, मतलब प्रेसिडेंट। नॉट ओनली दिस, दिल्ली के सीएम वगैरह जो होते हैं उनकी भी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो ये याद रखो, अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, ना कि एलजी करते हैं। आई होप क्लियर हुआ है स्टेटस। तो देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर फिर 2015 के ऑनवर्ड्स इतने फ्रिक्शन क्यों होने लगे। लिसन, 2015 में होम मिनिस्ट्री का एक सर्कुलर आ गया और एक जगह पे क्लैश शुरू हो गया। कहाँ पे, सर्विसेज के मैटर में। कि सर्विसेज मतलब क्या होता है, पब्लिक सर्वेंट, मतलब कौन, ऑफिसर्स। डोंट थिंक कोई भी सरकार ब्यूरोक्रेट्स के बगैर ठीक तरह से काम नहीं कर सकती। अब यहाँ पे सर्विसेज का मैटर हटा दिया गया। सो ऑब्वियसली दिल्ली सरकार का काम करना मुश्किल हो गया और फ्रिक्शन स्टार्ट हो गया किसके बीच में, एलजी वर्सेस सीएम। मैं रिपीट कर रहा हूं, फ्रिक्शन किसके बीच में स्टार्ट हो गया, एलजी वर्सेस सीएम। सो ये मैटर चला गया फिर सुप्रीम कोर्ट तक, और सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक वर्डिक्ट दे दिया कि एलजी साहब जो भी काम करेंगे दैट विल बी ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मतलब किसकी सलाह पे उन्हें काम करना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के इसके ऊपर काम करना है। बट सर्विसेज के मैटर पे सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच, इसका एक वर्डिक्ट जो था वो स्प्लिट वर्डिक्ट था। बट लैटर ऑन इन 2023 ये मैटर फिर से उभर कर आ गया और यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि कंट्रोल ओवर सर्विसेज किसके अंडर चला जाएगा, दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर। मतलब सर्विसेज किसके अंडर चली गई, दिल्ली सरकार। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्लियरली कहा कि 3 सब्जेक्ट होंगे जो आपके अंडर नहीं होंगे। कौन कौन से, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड। डोंट यू थिंक ये सही भी है, क्योंकि पहले ही हमने कहा था, नेहरू जी ने भी कहा था कि 3/4 प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू सेंटर एंड दिल्ली बीइंग कैपिटल, वहां का पुलिस पब्लिक ऑर्डर ऑब्वियसली किसके अंडर होना चाहिए, सेंटर के अंडर होना चाहिए। इसका एक स्पेशल स्टेटस है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा भाई ये 3 सेंटर के अंडर होंगे, लेकिन बाकी जगह पे तो इलेक्टेड सरकार का काम होगा और सर्विसेज भी कौन देखेगा, यही देखेंगे। फिर इसके बाद आ जाता है 8 दिन में इमीडिएटली एक ऑर्डिनेंस, जीएनसीटीडी ऑर्डिनेंस। अब क्वेश्चन आता है कि इस ऑर्डिनेंस क्या होता है।
लिसन केयरफुली, लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाता है। बट क्या पार्लियामेंट साल भर हमेशा कंटिन्यूस सेशन में होता है क्या? नहीं। तो अर्जेंट सिचुएशन के लिए अगर प्रेसिडेंट चाहे तो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। ये जो ऑर्डिनेंस होता है, लिसन केयरफुली, द ऑर्डिनेंस इशूड बाय प्रेसिडेंट इज इक्विवेलेंट टू लॉ ऑफ पार्लियामेंट। मतलब प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंस इशू करते हैं दैट इज इक्विवेलेंट टू लॉ ऑफ पार्लियामेंट। बट ये ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट के आने वाले सेशन स्टार्ट होने के बाद 6 वीक्स के अंदर पास होना जरूरी होता है। अगर नहीं पास हुआ तो वो वॉइड हो जाता है, रद्द हो जाता है। आई होप यहां तक क्लियर हुआ है। तो इस ऑर्डिनेंस के तहत इशू क्रिएट हो गए। यस, सर्विसेज और एंट्री नंबर 41 जो है सर्विसेज का, उसको फिर से कहाँ कर दिया? सेंटर के। देन मैटर फिर से किसके पास चला गया? सुप्रीम कोर्ट के पास। अभी भी वो मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। मीनवाइल 1 अगस्त को केंद्र सरकार ने लोकसभा में एक बिल इंट्रोड्यूस किया, जीएनसीटीडी अमेंडमेंट बिल। और यहां पे उन्होंने इंट्रोडक्शन में क्या कहा? दिल्ली बीइंग द कैपिटल ऑफ इंडिया, ट्रू, एब्सोल्युटली करेक्ट, इट हैज यूनिक स्टेटस, जवाहरलाल नेहरू के भी यही कहना था, एंड डिस्टिंग्विश फीचर, दैट्स द रीजन देयर इज अ नीड टू प्रमोट द नेशनल इंटरेस्ट। मतलब नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर है, उसके बारे में तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। बट एट द सेम टाइम विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एस्पिरेशन ऑफ रेसिडेंट ऑफ दिल्ली, ये बिल का इंट्रोडक्शन में किया गया था। ऑब्वियसली सारे वर्ड्स एग्जैक्टली करेक्ट है। देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट की आर्टिकल 1 भी क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स कहता है, जबकि यूनियन टेरिटरी, लिसन केयरफुली, यूनियन टेरिटरी को कौन गवर्न करता है? सेंटर, मतलब प्रेसिडेंट गवर्न करता है। तो यूनियन टेरिटरी में अगर आपको विधानसभा या लेजिस्लेचर होना चाहिए तो इसका डिसीजन कौन लेता है? पार्लियामेंट लेता है। पार्लियामेंट बाय लॉ ये डिसीजन ले सकता है, जैसे कि हमने देखा कि दिल्ली के बारे में लिया गया है। सो यूनियन टेरिटरी नॉर्मली किसके अंडर होता है? मैं फिर से रिपीट करता हूं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेड, दैट इज प्रेसिडेंट के थ्रू। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर ये जीएनसीटीडी बिल में क्या है? लिसन, कौन से इशू पे इश्यूज आ रहे थे? कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कहा था कि सर्विसेज किसके अंडर जाएंगे? दिल्ली सरकार के। तो सेक्शन 3A जो था ऑर्डिनेंस का, जो ये सारी बातें करता था कि दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली विल नॉट हैव एनी कंट्रोल ऑन द सर्विसेज ऑफ, दैट इज एंट्री 41, मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जो बात, स्टेट पब्लिक सर्विसेज की, ये जो था ना, ये नहीं है। मतलब सर्विसेज के बारे में, प्लीज रिपीट कर रहा हूं, सर्विसेज के बारे में बिल में कुछ कहा है? नहीं कहा है। देन यू मे से सर तो फिर कंट्रोवर्सी क्या है? अब तो सर्विसेज का इशू था वो भी चला गया, मतलब स्टेट पब्लिक सर्विसेज का मैटर अब किसके हाथ में है? दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है, दिल्ली की सरकार के हाथ में है। बट बट लिसन, इसमें कुछ चीजें आ गई। क्या? इस बिल ने कहा कि आज के बाद यहां पे एक नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी होगा। लिसन, एक नेशनल कैपिटल सर्विस अथॉरिटी होगा, ठीक है। इसका काम क्या होगा? लिसन, ये कमिटी रिकमेंड करेंगी किसको? एलजी साहब को। किसके लिए? रिगार्डिंग ट्रांसफर, पोस्टिंग एंड डिसिप्लिनरी मैटर। मतलब ये कमिटी एलजी साहब को रिकमेंड करेंगी रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स ऑफ द ऑफिसर्स। देन यू मे से कि सर फिर प्रॉब्लम क्या है? कमिटी में कौन कौन है? कमिटी में है चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर एंड प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली। देन व्हाट्स एन इशू? इशू अभी बताते हैं। चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली और प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी, इन दोनों को अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड दैट्स रीजन जो अपोजिट साइड है, मतलब जो दूसरी साइड है दिल्ली सरकार, उनका कहना है यहाँ पे तो ऑब्वियसली क्या हो गया? 2 वर्सेस 1, मतलब मेजॉरिटी किसकी हो गई? सेंटर की भी। और यहाँ पे जो सिविल सर्विस अथॉरिटी वो डिसीजन लेगी, वो कैसे लेगी? बाय मेजॉरिटी लेगी। आई होप क्लियर हुआ है, बाय मेजॉरिटी डिसीजंस लेगी। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर अभी इश्यूज क्या आएंगे फिर? लिसन, अथॉरिटी को अपने पावर तो दिया गया, बट सुप्रीम कोर्ट ने पहले अर्लियर जजमेंट में कुछ बातें कही थी। कौन सी? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। मैं रिपीट कर रहा हूं, ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। देन यू मे से कि सर क्या ये ट्रिपल चेन? ट्रिपल चेन टेस्ट जिसे कहता है, अगर एग्जाम में आता है तो याद रखना। बताता हूं बहुत ही आसान भाषा में, सिंपली भाषा में, सिविल सर्वेंट या ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो किसे रिस्पॉन्सिबल होंगे?
इलेक्टेड मिनिस्टर्स को। पहली स्टेज, मिनिस्टर्स किसे रिस्पॉन्सिबल होंगे? ऑब्वियसली लेजिस्लेचर को। और लेजिस्लेचर किसे रिस्पॉन्सिबल होगा? द पीपल ऑफ दिल्ली। आई होप ट्रिपल टेस्ट क्लियर हुआ है बहुत ही आसान भाषा में कि सिविल सर्वेंट डायरेक्टली लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल है क्या? नहीं, सिविल सर्वेंट मिनिस्टर को, मिनिस्टर लेजिस्लेचर और लेजिस्लेचर टू पीपल। आप डोंट यू थिंक अगर दिल्ली की सरकार को इसमें अधिकार ही नहीं रहा तो फिर वो काम कैसे करेगी? ऐसा उनका कहना है। और इसीलिए कुछ लोग उनका कहना है, क्या ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल वायलेट कर रहा है क्या? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ये अफेक्ट हो जाएगा क्या इससे? क्या इश्यूज आएंगे? क्या लगता है आपको? लेट अस से। तो कुछ लोगों का कहना है कि नहीं भाई, पैरा 95 ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है उसमें क्लियरली कहा है पार्लियामेंट लॉ करके पावर्स दे सकता है। देन कम्स द नेक्स्ट कि सर एक बार फिर से क्रोनोलॉजी देखते हैं क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हो गए। चलो देखते हैं। पहले ब्रिटिश केस में दिल्ली कैसे बन गया वो तो हमने देखा। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट्स हो गए और डिबेट में एक साइड चाहती थी दिल्ली को लेजिस्लेचर होना चाहिए, दूसरी नहीं चाहती थी। पटाभाई सीतारामैया वाली चाहती थी, दूसरी वाली नहीं चाहती थी। लेकिन फिर सीएम आ गए, डेस्टिनी मैंने कहा था, लेकिन उन्होंने भी रिजाइन कर दिया ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन हिम एंड एडमिनिस्ट्रेटर। देन स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो था उन्होंने कहा कि ड्यूल कंट्रोल से क्या हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा नुकसान हो रहा है, इससे बेटर यहाँ पे एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन करो जिसे ऑटोनॉमी दे दो। बट फिर कुछ लोगों ने आंदोलन भी किया। फिर 1987 के आसपास कमेटी बिठाई गई एस बालकृष्णा की। उन्होंने रिकमेंड किया कि यस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके दिल्ली में असेंबली लेके आ सकते हैं, जिसके थ्रू आर्टिकल 239 कैपिटल ए आ गया। तो अब क्या हो गया? फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ गया हेडेड बाय सीएम टू एड एंड एडवाइस एलजी। मतलब एलजी साहब जो होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनको एडवाइस देने के लिए सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ गए। देन कम्स द क्वेश्चन कि आगे क्या हुआ? 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक नोटिफिकेशन लिया टेकिंग अवे द कंट्रोल ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज जो मैटर था वो हटा दिया। ऑब्वियसली इससे झगड़े हो गए। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया जो एलजी है, लिसन केयरफुली, अब फ्रिक्शन किसमें बीच में होने लगा? एलजी वर्सेस सीएम। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि एलजी विल ऑलवेज एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक्सेप्ट फ्यू मैटर्स ऑब्वियसली। बट रिगार्डिंग सर्विसेज स्प्लिट मैटर था। बट इन 2023 सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लियर कर दिया कि सर्विसेज भी किसके अंडर जाएगी? दिल्ली सरकार के अंडर, एक्सेप्ट पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड। ये तीन किसके अंडर रहेंगी? हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद सेंटर ने क्या किया? ऑर्डिनेंस कर दिया। बट ऑर्डिनेंस में भी इश्यू आ गए क्योंकि कुछ लोगों को लगता था कि ये चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कहा है कि सर्विसेज दिल्ली सरकार के पास, तो यहाँ पे आप ऑर्डिनेंस में अपोज जा रहे हैं। तो नया बिल जब इंट्रोड्यूस किया तो ये क्लॉज ही नहीं है, उसमें ये क्लॉज नहीं है। बट उसके जगह पे क्या है? सिविल सर्विस अथॉरिटी, जिसमें अपॉइंटमेंट का पावर किसके हाथ में है? उस अथॉरिटी के पास। बट उसमें 2 मेंबर का अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। देन कम्स द नेक्स्ट, इसका कंक्लूजन क्या होगा यहाँ पे? लिसन केयरफुली। 2-3 चीजें जो आपको देखनी पड़ेगी। क्या? दिल्ली का स्टेटस हमने देखा 239 कैपिटल ए है 69 अमेंडमेंट से। सो इसी में क्लॉज 3 में वहां की जो असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली, उसे पावर्स है लॉ बनाने का, एक्सेप्ट पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड। बट आर्टिकल 239 ए के 7 क्लॉज में इवन पार्लियामेंट को भी अधिकार है कि लॉ बना के सप्लीमेंट्री कुछ इश्यू रहेंगे तो उसके बारे में भी वो काम कर सकता है। और ये पार्ट जो था ये आज तक इंटरप्रेट नहीं किया गया सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने भी। तो अब इशू आएगा इस पार्ट के ऊपर। अब इशू जो होगा इसके ऊपर होगा कि इसका अर्थ क्या लगाएंगे। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अधिकार है कि पार्लियामेंट अमेंडमेंट करके ऐसी चीज कर सकता है क्या? क्या गवर्नेंस में कुछ इशू हो सकते हैं क्या? ये इशू अभी कौन सॉर्ट आउट करेंगे? ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने जाएंगे, वही फाइनल जजमेंट देंगे। अब आते हैं लास्ट मुद्दे पे, मेंस का क्वेश्चन, कि भाई दिल्ली का इशू कैसे सॉल्व किए। आपको आंसर देना, ये क्वेश्चंस मेंस में भी आ सकता है एज वेल एज प्रीलिम्स। मेंस के लिए पूरा क्रोनोलॉजी मैंने वीडियो में डिस्कस किया है, जो इस साल को आया, तो आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। अब प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट दिल्ली? प्लीज नॉट करेक्ट कहा है मैंने। पहला है कि 69 अमेंडमेंट से आर्टिकल इंसर्ट किया। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सारे मेंबर चाहते थे कि दिल्ली शुड बी गवर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तीसरा है जीएनसीटीडी बिल में जो सर्विसेज से रिलेटेड वर्ड था ऑर्डिनेंस में वो हटा दिया है। और चौथा है पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखती है इन केस ऑफ दिल्ली। क्या सही आंसर है कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।